नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का अपने हम इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र दोस्तों जो कि 2023 से रिलेटेड था दोस्तों, उसको लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि कक्षा 10 सेट डी से रिलेटेड है एवं विषय सामाजिक विज्ञान का है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके का जो है तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों, उसी का आज हम आपके सामने नमूना पेश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तथा बेल आइकन में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि दोस्तों जो ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र है यह आपके तैयारी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह जो है तो 75 नंबर का जो है तो इसका पूर्णांक है दोस्तों, और इसमें जो समय है वह 3 घंटे का है। और आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में भी जो है तो दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो 75 ही नंबर का होगा, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो 3 घंटे का दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उसी प्रकार से आपको आवश्यक निर्देश आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, इसमें से निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सही बात है, सभी प्रश्न जब हम अनिवार्य करेंगे, है ना, सभी प्रश्न जब हम करेंगे तभी तो हमारा जो है तो हम टॉप में आएंगे, है ना। अगर हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो हम टॉप कैसे आएंगे, नहीं आ सकते, है ना। इसीलिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा हमारा जो निर्देश है वो है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ रहे हैं क्या है, मतलब जिसमें आपको खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं दोस्तों, जो कि 1 से 5 तक दिए रहेंगे। और उनके जो है तो उप प्रश्न भी दिए रहेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न पर 6 उप प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है दोस्तों वह 30 अंक का आएगा, और उसके लिए 1 अंक आवंटित रहेगा, मतलब जो है तो 1-1 नंबर के पर उप प्रश्न रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले, है ना, जब आप पेपर करना, सॉल्व करना, उससे पहले जो है तो निर्देशों को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा निर्देश इस तरह से देखने को मिलेगा कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। आंतरिक विकल्प मतलब उसके साथ अथवा भी आपको दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अथवा और जो मेन प्रश्न है वो 2 में से कोई एक करेंगे तब आपको उसका अंक दिया जाएगा। ठीक है, एक ही करना है दोस्तों, 2 नहीं करना है। 2 अगर आप कर देंगे तो आंसर आप उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक जो है तो निर्धारित रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित रहेगा दोस्तों, केवल 2 अंक निर्धारित रहेगा। इसलिए अगर आप पेपर को देते भी हैं तो आपको केवल 2 ही नंबर मिलेगा दोस्तों। जो एक क्वेश्चन आप करेंगे उसके अथवा भी है, अथवा में से और मेन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करेंगे आप, तब आपको जो है तो 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो आपके यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इसको जो करने की जो शब्द सीमा है दोस्तों वो केवल 30 होनी चाहिए। 30 ही शब्द में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला निर्देश देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला निर्देश था दोस्तों कि 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, लघु उत्तरीय, क्योंकि 6 से 17 तक जो है तो अति लघु उत्तरीय थे। अब 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 3 अंक के होंगे। ठीक है, एक प्रश्न को अगर आप करेंगे 18 वाले को या 19 या 20 को, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, 18 में भी 30 मिलेगा, 19 में भी और 20 में भी नंबर को करोगे तो उसमें भी आपको 3 ही नंबर मिलेगा। और उस प्रश्न में जो उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है दोस्तों 75 शब्द की होगी। ठीक है, अगला हमारा निर्देश रहेगा कि 21 से 23 तक, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे दोस्तों। कैसे प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप के
क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और उनके जो शब्द सीमा है उत्तर लिखने की वो कितनी है, 120 है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। अब इसके जो है तो उप प्रश्न भी दिए गए हैं अंदर दोस्तों, ठीक है। जैसे हमें पहला प्रश्न मिल रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे उमरिया है, रायसेन है, गुना है, मुरैना है, ठीक है। तो कहाँ पे है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आ नंबर हो जाएगा, उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। हमारे 4 ऑप्शन है, महानदी पर, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी और कावेरी नदी पर। तो कहाँ पे बना है दोस्तों, तो वो जो है तो नर्मदा नदी पर बना है, यानी कि बा नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन है सोयाबीन, चावल, तिल और चना, ठीक है। तो सोयाबीन तो होगा नहीं, काहे कि वो बरसात में बोया जाता है, चावल भी, तिल भी, ठीक है। इसमें जो है तो हो जाएगा चना, ठीक है। ये जो है तो सूखे वाले सीजन में बोया जाता है, ठीक है, यानी कि कहा जाए तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में चना बोया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है, ठीक है। भारत में जो रेलवे है, रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी दोस्तों, इसका ये नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, आ नंबर ऑप्शन, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों, कहाँ से चली थी, मुंबई से जो है तो थाने के बीच चली थी, ठीक है, भारत में ट्रेन सबसे पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। हमारे 4 ऑप्शन है, स्वतंत्रता है, शांति है, न्याय है और समानता है, ठीक है। तो किसका प्रतीक है वो, तो वह जो है तो बा नंबर ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, न्याय का प्रतीक दिलवा रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो कब की थी दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, 1916, 18, 20 और 22। तो कब की थी दोस्तों, तो 16 में की थी, यानी आ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है दोस्तों वह 1916 में की थी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों हमारा अगला रिक्त स्थान क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह रिक्त स्थान है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो मिल रहा है दोस्तों वो है औसत आय को भी कहा जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कुल आय कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता, राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय में हम बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन औसत आय को हम कुल आय कहते हैं, ठीक है, कुल आय कहते हैं इसको, औसत आय को, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे, कहाँ पे थे वो, तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे दोस्तों, कहाँ पे थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। उसके बाद अगला है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में खालिस्तान देश में हुई थी, कहाँ हुई थी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों, सबसे पहले उद्योग कारखाने जो लगाए गए दोस्तों वो इंग्लैंड में लगाए गए, ठीक है। अगला है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा देश है, कौन से महाद्वीप का, तो यूरोप महाद्वीप का जो है तो यह क्या था, एक छोटा यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश था दोस्तों, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप। अगला है हमारा कि पेरियर रामास्वामी किस प्रदेश में है, ठीक है। पेरियर रामास्वामी जो है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जो है तो उत्तरदायी है किसके लिए, तो जनता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, जनता के लिए उत्तरदायी सरकार है, ठीक है। आप अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों वो है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें से कॉलम आ कॉलम बा आपको दिए गए हैं दोस्तों। सेम इसी प्रकार से जो है तो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तरह से यह सिंपल पेपर है दोस्तों, है ना। इसमें हम आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का नमूना दिखा रहे हैं दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। वैसे भी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होते हैं दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो सही जोड़ी है दोस्तों हम देखते हैं। पहला है सांसदीय लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, तो वो जो है तो इंग्लैंड से रिलेटेड हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब ये जो है तो हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, दूसरा है औसत आय को क्या कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं और कुल आय भी कह सकते हैं दोस्तों, कुल आय। ठीक है, दोनों चीज, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, फिर है कृषि आय। कृषि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का संबंध जो है तो किससे है जो दोस्तों, तो कृषि क्षेत्र का संबंध हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है वह प्राथमिक ही क्षेत्र है। ठीक है ये। ठीक है, अगला है परिवहन एवं संचार तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो है तो परिवहन एवं संचार जो है दोस्तों केवल वो सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में आएंगे क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में भी रखा गया है। फिर अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो कैसा है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, क्योंकि वह नोटों को छाप करके नोट को छाप करके और जो है तो सभी बैंकों को प्रोवाइड करने के लिए देता है। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण, तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का एकीकरण। वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों वह एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है तो सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसीलिए जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो 1797 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1797 में। ठीक है, 1797 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो यह 1919 में पारित हुआ था दोस्तों। कब पारित हुआ था, 1919 में। ठीक है, 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में इसे पारित किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है तो इसे जो है तो लागू किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट अधिनियम। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। 11 नवंबर 1918। ठीक है, यहाँ तक हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला है कि भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ है। भारत में कहाँ पे है लौह इस्पात कारखाना दोस्तों, तो यह है राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र। ठीक है,
तो जिन जिन जगहों पर है दोस्तों हमने बता दिया है आपको, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और सलेम इस्पात संयंत्र। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो दोस्तों शासन के तीनों अंग, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्य पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है। किसका रहता है? जो तीनों अंग हैं। किसका? कौन कौन से अंग? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका जो है तो शासन के जो तीनों अंग हैं दोस्तों, ये जो है तो कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है इन्हीं पर। ठीक है, और ताकि शासन संचालित रूप से सुचारू रूप से संचालित हो सके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्य असत्य का जो है तो चयन, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, कि कौन सा इसमें सत्य है कौन सा असत्य है, वो चीज़ बताना है दोस्तों। ठीक है, जैसे है कि विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। जो विनिर्माण होते हैं, विनिर्माण उद्योग वो है आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। विनिर्माण जो है तो उद्योग किसे बोलेंगे दोस्तों? ठीक है, जहाँ पे वस्तुओं को निर्मित किया जाता है वही है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो विनिर्माण आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है, अगला है कि बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। नहीं, बेल्जियम में एकात्मक सरकार नहीं है, वहाँ पे लोकतंत्रात्मक सरकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, ये सही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, अगला है महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। हाँ, सही है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, और अगला है भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। नहीं, बिहार में नहीं है सबसे कम साक्षरता। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है तो 6 शुरू होता है। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं दोस्तों। जो 6 से 17 तक हमने आपको तीसरा निर्देश बताया था कि 6 से 17 तक जो है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे और उनके लिए जो है तो आपको 30 अंक में जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार से है कि भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ दोस्तों पाई जाती है काली मृदा? तो वो जो है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन 3 जगहों पर जो है तो पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आए ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। ठीक है, इसी का अथवा है दोस्तों कि मृदा अपरदन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, मृदा अपरदन के कोई 2 उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों? ठीक है, तो मृदा अपरदन पहले होता क्या है दोस्तों? मृदा का अपरदन, ठीक है, मतलब जो है तो मिट्टी का कट करके हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जाना ही मृदा अपरदन है दोस्तों। तो उसका कारण क्या है? तो भीषण बारिश भी हो सकता है दोस्तों, है ना, और जो है तो वनों की कटाई भी हो जाएगा, है ना, और जो है तो वनस्पति के आवरण में कमी, यह भी मृदा के अपरदन का प्रमुख कारण है दोस्तों। ठीक है, और भीषण तूफान भी मृदा के अपरदन का कारण है। ठीक है, बहुत सारे कारण है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों वो है कि बांगर क्या है? बांगर यानी बंजर दोस्तों। ठीक है, क्या? बांगर का मतलब होता है बंजर। ठीक है, मतलब जहाँ पे नदियों का पानी पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए जो है तो वह एरिया जो होता है वह क्षेत्र एकदम पूरी तरह से बंजर होता है, वहाँ पे आप कोई भी फसलें नहीं उगा सकते हैं। और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो है तो यह बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति में ही बस नदियां यहाँ पे जो है तो मिट्टी की परतें चढ़ा पाती हैं, अन्यत्र यहाँ पे जो है तो नदियां पहुँच ही नहीं पाती हैं। ठीक है,
तो इस यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताना है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसी का जो अथवा है दोस्तों, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लैटराइट मिट्टी, ये 3-4 मिट्टियाँ जो हैं दोस्तों ये भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है। सही बात है, गन्ना नगद दाम की फसल है ही, ठीक है, क्योंकि वह कृषकों के द्वारा उगाई जाती है और यह कच्चा मटेरियल होता है जिसे जो शक्कर बनाने वाले कारखाने हैं, चीनी बनाने वाले जो कारखाने हैं, उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनको गन्ना नहीं मिलेगा तो वो शक्कर बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यह जो है तो कैसी फसल है? नगद दाम की फसल कही जाती है, इसके बारे में लिखना है दोस्तों, ठीक है। जैसे गन्ना एक व्यापारिक फसल है, इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है, इस कारण से गन्ना जो है तो महत्वपूर्ण मुद्रा दायनी जो है तो कृषि उपज बन गई है, मुद्रा दायनी कृषि उपज बन गई है, कौन? गन्ना, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा है वो है कि रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम बताना है कि रबी फसल कौन सी हैं और खरीफ फसल कौन सी हैं। तो दोस्तों रबी के बारे में अगर हम बात करें तो रबी की जो फसल है दोस्तों वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जबकि खरीफ की फसल की अगर बात करें तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है दोस्तों, ठीक है। और रबी की फसल कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो जैसे गेहूं हो गया, चना, मटर, जौ, मसूर, अलसी, ये सब जो है तो गेहूं मतलब रबी की फसलें हैं। जबकि अगर खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में हो जाएगा धान, उड़द, मूंग, ठीक है, तिल, ये सब, और मक्का, सोयाबीन, ये सब जो है तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो दोस्तों विनिर्माण उद्योग, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना। विनिर्माण उद्योग क्या है दोस्तों? तो मतलब वस्तुओं को जहाँ पे निर्मित किया जाता है दोस्तों वही है विनिर्माण उद्योग। वस्तुओं का जब रूप परिवर्तित कर देना, उसका रूप बदल कर उसको उपयोगी और मूल्यवान बना देना दोस्तों, वही है विनिर्माण उद्योग, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें विनिर्माण उद्योग का तो कच्चे मूल्य को जो है तो मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसी प्रक्रिया को ही जो है तो विनिर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा इसका अथवा है जो दोस्तों वो है कि दो सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम बताना है। 2 सार्वजनिक उद्योग और 2 निजी उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग की अगर बात करें तो मतलब ऐसे उद्योग जिसका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, हालांकि वो सरकारी होते हैं, ठीक है, वही सार्वजनिक उद्योग होते हैं। निजी उद्योग की अगर बात करें तो जिसमें उस मालिक की अनुमति के बिना आप जो है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं निजी उद्योग। अब 2 सार्वजनिक उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2 सार्वजनिक उद्योग कौन कौन से हैं? तो पहले हम निजी उद्योग देखते हैं। तो पार्ले जी बिस्कुट, यह जो है तो कैसा है? एक निजी उद्योग है दोस्तों, पार्ले जी बिस्कुट, ठीक है। और महाकोश रिफाइंड, ठीक है, जो सोयाबीन का तेल होता है दोस्तों रिफाइंड का, वह भी जो है तो निजी उद्योग में ही आएगा। कोका कोला भी निजी ही उद्योग में आएगा। जबकि अगर सार्वजनिक उद्योग की बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये सार्वजनिक है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यह भी जो है तो क्या है? सार्वजनिक उद्योग है। जीवन बीमा निगम, यह भी सार्वजनिक उद्योग है, इसको सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, परिवहन के साधन बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जैसे हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, ये सब जो है तो क्या है? परिवहन के साधन हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा है वो है राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य राजमार्ग, ठीक है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं दोस्तों उन्हीं को जो है तो हम क्या कहते हैं?
राज्य राजमार्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिजिटल भारत क्या है। ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए क्या डिजिटल भारत। ठीक है, तो दोस्तों ज्ञान भविष्य के लिए भारत को तैयार करने का एक डिजिटल कार्यक्रम है, जैसे बिजली का बिल, छात्रों की अंक सूची तैयार करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल जमा करना आदि। ये सब जो है तो डिजिटल भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके ही उदाहरण है। डिजिटल का मतलब पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड कर देना हर एक व्यक्ति को। ठीक है, मतलब जो है तो वह बिल वगैरह सब कुछ जो है तो घर बैठे जमा कर दे, अंक सूची वगैरह जो है तो तैयार कर ले। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम बताना है। संचार के साधन जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, टेलीफोन, है ना, और दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब जो है तो संचार के साधन हैं, क्योंकि ये संचार का मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो ये जो है तो उस चीज़ को आपके पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, कोई भी सूचना को आपके पास आसानी से रेडियो, टेलीविज़न और दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचाई जाती है, वही है संचार के साधन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि कार्यनला का क्या है। ठीक है, कार्यनला क्या है। ठीक है, यह कार्यला का मतलब होता है जो दोस्तों कोई जो है तो कानून। ठीक है, जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, किस पर रोक लगा दी गई थी दोस्तों, मक्का पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है, और उसे ही कार्यनला कानून कहा जाता है। ठीक है, और मक्का आना बंद हो गया था, जिससे जो इंग्लैंड के लोग थे वो यहीं का, इंग्लैंड से ही जो भी कुछ चीज़ें उत्पादित होती थी, मक्का वगैरह सब यहीं का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन फिर महंगाई बढ़ी, जिसके कारण जो है तो फिर उसको इस ला को जो है तो फिर ख़त्म भी किया गया था महंगाई बढ़ने के कारण। ठीक है, अगला है दोस्तों कि निषेधाधिकार या वीटो पावर क्या होती है। ठीक है, निषेधाधिकार या वीटो पावर क्या होता है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति या अधिकारी या नेता को प्राप्त हुआ विशेषाधिकार जिसका प्रयोग कर वह अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित किसी कार्य का या योजना को रोक सकता है। ठीक है, मतलब कोई योजना वहाँ पे प्रस्तावित हो रही है, जैसे मान लेते हैं, कहने का एक सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं, आपके घर में 10 लोग हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए 9 लोग सहमति हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है तो वह सहमत नहीं है, वह जो है तो उस कार्य को करने से मना कर रहा है। ऐसे में आपका जो प्रस्ताव था वह जो है तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, वह प्रस्ताव जो है तो पारित नहीं हो सका, उसी को निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वो है कि फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। लिखिए फ्लाइंग शटल। ठीक है, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, तो यह एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है दोस्तों, फ्लाइंग शटल। ठीक है, जिसका उपयोग बुनाई के कार्य में किया जाता है। बुनाई का मतलब वही कपड़े वगैरह बुनने के काम में, कपड़ा बनाने के काम में किया जाता है। इसे जो है तो किया जाता है हथकरघा उद्योग से संबंधित यह एक यंत्र है। ठीक है, हथकरघा उद्योग जो गांधी जी चरखा वगैरह चला रहे थे वही है हथकरघा उद्योग। ठीक है, उसी को जो है तो उसी से संबंधित है ये फ्लाइंग शटल। ठीक है, अगला है दोस्तों कि चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है। ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो भारत के व्यापारिक संगठनों का एक समूह है, एक संघ है दोस्तों। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, चेंबर ऑफ कॉमर्स की 1925 में हुई थी, और यह जो है तो व्यापारिक संगठनों का एक जो है तो क्या है, संघ है। ठीक है, भारत के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग किस देश के थे। ठीक है, और वह किस लिए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग जो है तो वह जर्मनी के थे। ठीक है, और मुद्रण कार्य के आविष्कारक थे। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध थे, मुद्रण कार्य के लिए वह प्रसिद्ध थे कहाँ के, वह थे जर्मनी के। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंचांग से क्या आशय है। ठीक है, पंचांग से क्या आशय है, तो एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है दोस्तों पंचांग, जो प्रमुख अंगों एवं नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार से मिलकर बना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, वार यानी वार कोड से। ठीक है, वार कोड से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वार कोड भी हो जाएगा, और वार का मतलब होता है दिन।
दिनवार भी होता है दोस्तों, उससे मिलकर यह बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि खगोल शास्त्र क्या है, उसके बारे में लिखना है दोस्तों। खगोल शास्त्र, ठीक है, तो खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अध्ययन किया जाता है तथा विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है उसकी। ठीक है, उसका जो है तो विश्लेषण और व्याख्या भी किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कंपोजिटर क्या है, क्या कंपोजिटर। ठीक है, तो यह लिखित सामग्री को मुद्राक्षरों में संयोजित करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। ठीक है, क्या करने वाला व्यक्ति, ठीक है, लिखित सामग्री को मुद्राक्षरों में संयोजित करने वाला। ठीक है, जो लिखित सामग्री है उसको मुद्राक्षरों में संयोजित कर देता है, मतलब सम्मिलित कर देता है। तो जो सम्मिलित करता है ना, उसी को कंपोजिटर बोलते हैं। उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिटर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना आदि। ठीक है, या मत्स्य पालन आदि, कृषि करना। ठीक है, वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है तो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण देना है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र के दो एग्जाम्पल देना है दोस्तों। तो उद्यम का वह क्षेत्र जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना। ठीक है, ये द्वितीयक है। और तृतीयक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वह क्षेत्र जो सेवा का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग सेवा और संचार आदि, ये जो है तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखना है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो छोटे उत्पाद है वो दोस्तों कुल मिलाकर बंद हो गए हैं, जैसे कुटीर उद्योग जो हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से मतलब होता है दोस्तों देश के विकास से। ठीक है, तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग कारखाने हैं ना खुल जाएंगे, तो जो छोटे मोटे जो उद्योग थे, जैसे कुटीर उद्योग जो कि घर में बैठकर बीड़ी वगैरह बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, और लकड़ी से टोकरी वगैरह बनाना, ये वाले उद्योग जो है तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मशीनें आ जाने के कारण जो काम पहले मजदूर किया करते थे, ठीक है, अब वो काम वो मशीनें घंटों में ही करके पूरा कर देती हैं। ठीक है, इसलिए इन लोगों पर और इन छोटे मोटे जो उद्योग हैं उन पर जो है तो काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं थे। ठीक है, और टूट गए थे। ठीक है, इसके आने के कारण। ठीक है, और परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए और वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला, केवल अमीर वर्ग को लाभ मिला था दोस्तों। ठीक है, कंटेनर क्या है दोस्तों, तो कंटेनर जो है तो कोई एक जो है तो क्या है, कोई एक डिब्बा है ना, जिस पर किसी भी वस्तु को रख कर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, वही जो है तो कंटेनर है दोस्तों। ठीक है, जो कई आकार के होते हैं। ठीक है, इसमें सामग्री सुरक्षित व समय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाई जाती है दोस्तों, वही है क्या, कंटेनर। अगला है दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, इसके प्रावधानों को लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो वन्य जीव यहाँ पे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, इसके बारे में लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण को वाइल्ड लाइफ के बचाव के लिए जो है तो नए कानून की मांग की थी, और उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कि वन्य जीवों के शिकार पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, और वन्य जीवों को संरक्षित किया गया और वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई, जो उनका अवैध शिकार वगैरह होता था उन पर रोक लगा दी गई, और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए तथा कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े,
ठीक है, विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था, जैसे गेंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ आदि, इन सभी को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो इसको भी जो है तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को लिखना है। ठीक है, वन और वन्य जीव, वन क्या होता है दोस्तों? जंगल, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, और वन्य जीव उसी जंगल में निवास करने वाले जो जीव होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वन जो है तो भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है उसे ही वन कहते हैं। और वन्य जीव की अगर बात करें तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव के रूप में जाना जाता है। वनों और वन्य जीव में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका जो संचरण है वह आवश्यक हो गया है, संरक्षण आवश्यक हो गया है। पेड़ पौधे एवं जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा जो है दोस्तों वह कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण में अगर बात करें तो सारा रक्षित वन हो गए, आरक्षित वन। रक्षित वन क्या होते हैं दोस्तों? जो वहाँ के ग्रामीण लोगों के संपर्क में होते हैं और उनकी जो है तो जिम्मेदारी में होते हैं। जबकि आरक्षित वन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सरकार ने उसके लिए उस जगह को आरक्षित कर दिया है, मतलब अब उस पर आम आदमी का जाना आना बंद हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है। ठीक है, केवल सरकार का उसमें अधिकार रहेगा, वो होते हैं आरक्षित वन। और उसी प्रकार से एक ग्राम्य वन भी होते हैं दोस्तों, जिनको गवर्नमेंट सरकार उसी वनों में बसा देती है। ठीक है, अपने कामकाज के लिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताना है। संघवाद, ठीक है दोस्तों, ये संघवाद वाला जो चैप्टर है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये, यानी कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम संघवाद की बात करें कि संघवाद क्या है, तो दोस्तों संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा होता है। ठीक है, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी, जैसे कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, यह संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है, महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के पास तथा स्थानीय महत्व की शक्तियां जो हैं वो राज्य सरकार के पास होती हैं। दूसरा है लिखित तथा कठोर संविधान, यह भी संघवाद की विशेषता है। तीसरा है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। चौथा है द्विसदनीय विधान पालिका। ठीक है, और तीसरा है जो है तो दोहरा शासन। तो इस प्रकार से जो है तो इसकी जो है संघवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला है सत्ता के केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण, तो दोस्तों सत्ता का बंटवारा सत्ता का केंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र तथा राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज इसी परिकल्पना का उदाहरण है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो इसी परिकल्पना का उदाहरण है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों के बारे में लिखना है। केंद्रीय बैंक, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक क्या है दोस्तों? तो केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करना होता है एवं संगठित रूप से संचालित करना होता है। ठीक है, बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं उसे व्यवस्थित करना और संगठित रूप से उसको संचालित करना, यह जो है तो केंद्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। और देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखना, और केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार मुद्रा का निर्माण करता है और देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली को भी नियंत्रित करके रखता है, और सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताना है दोस्तों। ठीक है, कि मुद्रा क्या है, उसके कार्य। तो दोस्तों मुद्रा की अगर हम बात करें तो जो वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने तथा ऋण का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है दोस्तों, उसी को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख अगर हम कार्य की बात करें तो विनिमय का माध्यम, ठीक है, विनिमय का माध्यम यह इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं का लेना देना। ठीक है, वस्तुओं को खरीदना ही क्या है, विनिमय है। ठीक है, तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। अगर हमारे पास मुद्रा नहीं होगी तो हम वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम। इस कार्य के द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव को कठिनाई से दोहरे अभाव की जो कठिनाई थी दोस्तों उसको दूर कर दिया है। ठीक है, दूसरा इसमें जो अगर हम मुद्रा के कार्य की बात करें तो मुद्रा मूल्य का मापक है और मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण करता है। मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। ठीक है, तो ये सारे जो है तो मुद्रा के कार्य हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इस वाले चैप्टर से जो है तो 7 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों। ये जो है तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है दोस्तों, क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 2 है दोस्तों आपके इतिहास का, उसका क्वेश्चन है दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य है कि विनम्रता के साथ अन्याय का विरोध। ठीक है, मतलब लाठी डंडे से और गुस्से से नहीं। ठीक है, या गोलीबारी से नहीं। ठीक है, मतलब विनम्रता के साथ उस अन्याय का विरोध करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों। यह आंदोलन गांधी जी ने सुनिश्चित किया था कि इस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा का मतलब है दोस्तों किसी के साथ गलत नहीं करना। ठीक है, और जो है तो गलत करना, ठीक है, किसी के साथ गलत करना ही क्या है, हिंसा, और किसी के साथ गलत ना करना अहिंसा होती है दोस्तों। ठीक है, तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल होगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, कोई अगर हमें मार रहा है उसको अगर हम भी मारेंगे, तो ऐसे में आंदोलन जो है वो सफल नहीं होगा। और दोस्तों आंदोलन क्या होता है, आंदोलन शब्द का मतलब होता है दोस्तों मांग करना। आंदोलन में केवल मांग की जाती है दोस्तों, ना कि मारपीट की जाती है, ना कि युद्ध होता है, केवल मांगे रखी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा इसी में जो है अथवा है दोस्तों, उसको देखते हैं दोस्तों। 1900 इस क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन क्या है, लिखिए। ठीक है, तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए योजना तैयार करना था। और इस कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जब बना भारत के लिए बन रहा था, लेकिन भारत का कोई भी सदस्य उसमें नहीं था। सारे के सारे सदस्य जो थे साइमन कमीशन के सब वो अंग्रेज थे। लेकिन जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो इसका घोर विरोध किया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, और साइमन कमीशन वापस जाओ से जो है तो इसका स्वागत किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो पुलिस के लाठियों से प्रहार से लाला लाजपत राय का भी निधन हो गया था। ठीक है, इस आंदोलन में जो है तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें जो है तो जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तथा इस वजह से साइमन कमीशन प्रभावी नहीं हो पाया, क्योंकि फिर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, एक नेता थे वो, तो लोग उस कमीशन को कहीं ना कहीं उस आंदोलन को रोक दिए। ठीक है, और इसी वजह से साइमन कमीशन प्रभावी नहीं हो पाया। ठीक है, और भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावना थी वो जागृत हुई। ठीक है दोस्तों, जो साइमन कमीशन था वो उन लोगों ने लागू किया था, अंग्रेज लोगों ने। ठीक है, और वही सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दिए थे। ठीक है, उनकी मौत हो गई थी उनके कारण। ठीक है, इसीलिए उनका यह कमीशन जो है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद इसका भी अंत हो गया। ठीक है,
अगला हम इसमें देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। राजनीतिक दल यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं दोस्तों। दल का मतलब होता है पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक दल हैं, ठीक है। और लोकतंत्र यानी कि लोगों का समूह में, ठीक है। लोकतंत्र यानी लोगों का समूह, तो जो लोगों का समूह है दोस्तों उसमें इन दलों की क्या भूमिका है, ठीक है, वो चीज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनेक कार्य करते हैं। इनकी जो भूमिका है दोस्तों वो निम्नलिखित है, जैसे जनमत तैयार करना, यह भी जो है तो क्या है, यह जो है तो लोग राजनीतिक दलों की भूमिका है कि वो जनमत तैयार करते हैं, ठीक है। मध्यस्थता लाते हैं लोगों के बीच और राजनीतिक शिक्षा देते हैं लोगों को, तथा शासन पर अधिकार करना, यह भी जो है तो राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। और संसदीय सरकार के लिए अनिवार्य है, ठीक है, राजनीतिक दल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, है ना, और तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स पाओ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। कौन कौन से क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दल, ठीक है। दोस्तों अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वे दृश्यमान संस्थाएं जो सरकार के गठन में महत्वपूर्ण हैं। भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, जैसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय। राष्ट्रीय यानी कि जैसे कहने का मतलब, राष्ट्र का मतलब होता है देश, तो देश स्तर पर जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश स्तर के जो है तो सरकार है। और क्षेत्रीय स्तर के जैसे कि शिवराज सिंह चौहान थे, है ना, मुख्यमंत्री, वो जो है तो क्षेत्रीय दल के थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के बीच में जो अंतर है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय दल जो है वह राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से उठते जो पूरे देश में प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रभाव होता है वह सीमित होता है और वह केवल विशिष्ट क्षेत्र या राज्य में ही शक्तिशाली हैं। वे एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दों और मार्गों पर चर्चा करते हैं और राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक तरजीह देते हैं, ठीक है। और इसी में जो है तो अगला क्वेश्चन हमारा जो था दोस्तों वो था जो है तो भारत के मानचित्र जो है ना, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। गैस पाइपलाइन को दर्शाना है, मुंबई हाई, है ना, मलाज खंड, ये सारी चीज़ों को जो है तो आपको दर्शाना है। और भारत के मानचित्र में ये भी अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को भी दर्शाना है, ठीक है। जैसे आपको जो है तो इस तरह से ये भारत का मैप है ना, ये आपको जो है तो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। इस तरह का मैप मिलेगा दोस्तों। इस मैप में आपको जो है तो गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, खेतड़ी और मलाज खंड, इनको आपको दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद हजारीबाग को, अजमेर, बेवर और गया को भी इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।